गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं एनसीईआरटी का अध्याय 2। ठीक है, अध्याय 1 हमने पढ़ लिया है, उसके 4 भाग के वीडियो में आपको दे चुका हूं। अब जो है हम पढ़ेंगे अध्याय 2। कौन सा अध्याय पढ़ेंगे? अध्याय 2, अम्ल क्षारक एवं लवण। ठीक है, तो अध्याय 2 में हम अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि ये अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, अम्ल क्षारक लवण दूसरे पदार्थों के साथ, यौगिकों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, क्या निर्माण करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि मैं आप हमारे दैनिक जीवन की बात करूं तो हम सब जो है दैनिक जीवन में कई ऐसी चीजों का सेवन करते हैं, जैसे कि आप दही है, ठीक है, नींबू है, ठीक है, जो चीजें हम हमारे दैनिक जीवन में खाने में यूज करते हैं, जिनमें हम जो हमें कैसी लगती है, जो हमें खट्टी लगती है, वो क्या होती है? वो अम्ल होती है। तो अम्ल जो होते हैं ये हम कह सकते हैं कि इनका स्वाद जो होता है वो कैसा होता है? खट्टा होता है। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। यानी जो चीजें खाने में हमें खट्टी लगे वो क्या होता है? वो अम्ल होता है। ठीक है, तो अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। अम्ल जो है वो स्वाद में कैसे होते हैं? अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा आम हुआ, दही हुआ, नींबू हुआ, इमली हुई, आपका टमाटर हुआ, आपका ऑरेंज, तो जो चीजें हमें खाने में खट्टी लगती है उन सभी के अंदर क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो अम्ल का स्वाद कैसे होते हैं? तो अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। तथा इनको एक तो ये चीजें हमें इससे पता चला अम्ल कैसा होता है। दूसरा और भी कुछ इनको चेक करने के सूचक होते हैं। सूचक यानी इंडिकेटर, जिनसे हमें पता चलता है कि ये अम्ल है कि क्षार है। ठीक है, तो कुछ सूचक होते हैं, उन सूचक के द्वारा भी हम अम्ल और क्षार को बता सकते हैं कि ये विलयन अम्ल है कि क्षार है। ठीक है, तो कुछ और भी चीजें होती है, तो उसके लिए एक लिटमस पत्र आता है। क्या आता है? लिटमस पत्र। लिटमस पत्र आता है। तो अम्ल क्या करता है? अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, तो जो अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। एक लिटमस पत्र एक पेपर होता है, लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त करते हैं। एक पेपर होता है लिटमस पत्र जिसको कहा जाता है। यदि कोई विलयन के अंदर यदि हम किसी विलयन के अंदर उसे डाल दें, जैसे मान लो कोई टेस्ट ट्यूब में विलयन भर दिया हमने, ठीक है, ये कोई विलयन भरा हुआ है, अब हमें ये विलयन इसके अंदर भरा हुआ है, अब इसको हमें जांच करनी है, इसकी पता लगाना है कि इसके अंदर क्या है, अम्ल है कि क्षार है। तो क्या करेंगे? हम लिटमस पत्र को डाल देंगे। लिटमस पत्र को इसके अंदर क्या करेंगे? डाल देंगे। लिटमस पत्र को यदि हम इसके अंदर डालेंगे और वो लिटमस पत्र जो है वो मान लो दो रंग का लिटमस पत्र होता है, एक तो नीला और एक नीले रंग का नीला और एक लाल होता है। ठीक है, दो कलर की। तो नीला जो होगा, यदि नीले वाले को डालेंगे और वो नीला डालने के बाद क्या हो गया? लाल हो गया, तो हम समझ जाएंगे क्या है इसके अंदर? विलयन। ये विलयन अम्ल है, यदि नीला लाल हो गया तो। ठीक है, तो ये उसको पहचानने के लिए इसको अम्ल को, ठीक है, सूचक होता है लिटमस पत्र, जिसका उपयोग करके हम बता सकते हैं कि विलयन अम्ल है कि क्षार है। ठीक है, तो ये तो अम्ल हुआ। अम्ल के बाद में आपका जो है क्षार।
क्षारक। तो क्षारक जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्षारक जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। क्षारक स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। ठीक है, ये खट्टे होते हैं और ये कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, और स्वाद में कड़वे होते हैं और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ये क्या करते हैं? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। कौन? क्षारक। ठीक है, तो इस प्रकार और स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, कभी कभी हम नहाते समय हमारे मुंह में साबुन चल जाते हैं, मुंह कैसा हो जाता है? कड़वा कटु हो जाता है। तो कड़वा कटु वो साबुन जो है वो भी क्या है? वो साबुन के अंदर भी क्या रहता है? क्षारक रहते हैं। ठीक है, तो वो भी हमें कैसे लगती है? कड़वे लगती है। ठीक है, कटु लगती है, यानी वो क्षारक है एक प्रकार। तो ये इस प्रकार से हम अम्ल और क्षार को पहचान सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्राकृतिक इंडिकेटर भी होते हैं, प्राकृतिक सूचक भी हमें बताते हैं कि अम्ल है कि क्षार है। ठीक है, प्राकृतिक सूचक में आपका हल्दी। ठीक है, क्या है? हल्दी। आपने देखा होगा कि जब हम खाना खाते हैं उस समय कोई सब्जी का छींटा हमारे सफेद कपड़ों पर गिर जाता है, तो गिरने के बाद वो हल्दी होने के कारण कैसा हो जाता है? सफेद कपड़ा पर हल्दी जैसे दाग धब्बे बन जाते हैं। फिर जब उसको धोया जाता है तो तब हम क्षारीय प्रकृति के साबुन को उसके ऊपर रगड़ते हैं। क्षारीय प्रकृति के साबुन को यदि उसके ऊपर रगड़ते हैं तो दाग लाल भूरे रंग का हो जाता है। ठीक है, तो कुछ प्राकृतिक इंडिकेटर भी हमें बताते हैं कि अम्ल है कि क्षार है। उसके अलावा कुछ संश्लेषित भी होते हैं जिनको बनाया जाता है प्रयोगशाला में। ठीक, तो कुछ संश्लेषित सूचक भी होते हैं। संश्लेषित सूचक में आपका मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन। तो कुछ संश्लेषित जिनको प्रयोगशाला में बनाया जाता है मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन, इनके द्वारा भी हम बता सकते हैं कि अम्ल है कि क्षार है। ठीक है, कोई विलयन। और उसके अलावा कुछ प्राकृतिक सूचक, कुछ संश्लेषित और कुछ गंधीय सूचक भी होते हैं जिनकी गंध से हम बता सकते हैं कि अम्ल है कि क्षार है। ठीक है, गंधीय सूचक गंध के द्वारा बताया जाता है, जैसे लौंग का तेल। ठीक है, प्याज का रस। तो इनसे भी हम बता सकते हैं कि कोई जो है विलयन अम्ल है कि क्षार है। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से कुछ सूचक की सहायता से भी हम अम्ल क्षार के बारे में बता सकते हैं कि दिया हुआ विलयन अम्ल है कि क्षार है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा। अब हम देखेंगे कि अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में देखेंगे हम। ठीक है, किस प्रकार से अभिक्रियाएं करते हैं अम्ल और क्षार। यदि हम अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म की चर्चा करें तो अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म में पहला गुणधर्म हम देखते हैं कि अम्ल एवं क्षारक धातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। यानी अम्ल और क्षार धातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया। धातु की लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये धातुएं होती है। इनसे अम्ल और क्षार कैसी अभिक्रियाएं करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर देखें क्रियाकलाप कि किस प्रकार से अम्ल जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया करता है। तो इस क्रियाकलाप में यदि हम देखें तो अंदर हमने जो इस परख नली के अंदर क्या रख रखा है? जिंक रख रखा है। ठीक है, क्या है? जिंक। जिंक एक मेटल है, उस जिंक के टुकड़े को रख रखा है इसमें। ठीक है, और अंदर क्या भरा हुआ है? विलयन। किसका है ये? विलयन। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर विलयन जो भरा है वो है आपका तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि एक अम्ल है और जिंक के टुकड़े जो कि एक धातु है।
अब ये एक अम्ल है और धातु, दोनों को हमने इस परख नली के अंदर भर दिया। अब परख नली के अंदर इसके अंदर भरेंगे तो ये एक तो धातु हुई और ये क्या हुआ, अम्ल। ये दोनों क्या करेंगे, आपस में अभिक्रिया करेंगे। अभिक्रिया करने के दौरान ये प्रवाह नली जो है यहां से, इस प्रवाह नली के द्वारा ये जो गैस यहाँ पर जो बन रही है, ये जो बुलबुले आपको दिखाई दे रही है, ये जो टुकड़ा यहाँ पर, ये जो टुकड़े यहाँ पर रखे हुए हैं, इन टुकड़ों के कारण ये गैस जो है ये निकल रही है। गैस निकलकर इस प्रवाह नली के द्वारा कहाँ जाएगी, ये जो विलयन भरा हुआ है टब में, ये किसका विलयन है, साबुन का विलयन है। साबुन का विलयन भरा हुआ है इसमें। इस साबुन के विलयन से जब ये गैस यहाँ से जो उत्पन्न हो रही गैस, ये उत्पन्न हुई गैस जब यहाँ से इस साबुन के विलयन से इस टब से निकलेगी, तो यहाँ से देख रहे हो आप, इस प्रकार से ये बुलबुले के रूप में ये साबुन के जो बुलबुले हैं, ये झाग ये निकल रहे हैं। इनके पास यदि हम मोमबत्ती लाते हैं, जलती हुई मोमबत्ती को यदि ले जाते हैं, तो ये मोमबत्ती से ये झाग क्या करते हैं, फट फट की आवाज करते हैं। अब फट फट की आवाज जब आती है तो हम समझ जाते हैं कि ये जो गैस के जो बबल्स हैं, जो बुलबुले हैं, ये हाइड्रोजन के बने हुए हैं। यानी ये जो यहाँ से हाइड्रोजन निकली थी, ये जो यहाँ पर जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के आपस में जो अम्ल और धातु की जो क्रिया हुई, इससे हाइड्रोजन गैस निकली। और इस हाइड्रोजन गैस को जब हमने यहाँ साबुन के झाग से निकाला और उसके पास जलती हुई मोमबत्ती ले गए, तो जलती हुई मोमबत्ती के पास जब हम झाग को ले गए तो क्या हुआ, फट की आवाज आई। उससे हमें स्पष्ट हो गया कि जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, जब अम्ल और धातु की अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है और वो क्या बनता है, लवण। तो उसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं, इस प्रकार से यह अम्ल प्लस किससे क्रिया, धातु क्रिया होने के बाद क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन। ठीक है, यानी जब अम्ल और धातु की अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। यानी हाइड्रोजन गैस और अम्ल उत्पन्न होगा। ठीक है, इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लो अम्ल यहाँ पर, जैसे अम्ल लेते हैं आपका सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया हमने, जो ले रहे थे हम, प्लस धातु हमने Zn जिंक ली थी, क्रिया हुई, ZnSO4 बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन H2 बाहर निकल जाएगी। ये हाइड्रोजन बाहर जिंक ने सल्फेट के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड बना लिया। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट, जिंक सल्फेट बना लिया। क्या बना लिया, जिंक सल्फेट बना लिया और हाइड्रोजन गैस निकल गई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अम्ल हुआ, ये धातु हुई, दोनों की क्रिया हुई। ठीक है, ये लवण बन गया और ये हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इस प्रकार से जब भी किसी धातु की अम्ल से अभिक्रिया होगी उस दौरान क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन। ध्यान रखना यार। ठीक है, कि कोई भी धातु अम्ल से क्रिया करके क्या बनाएगी, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगी, उसके लिए प्रयोग। ठीक है, तो कभी कभी प्रश्न भी पूछा जाता है कि किस प्रकार अम्ल धातु से अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं, उसके प्रयोग को समझाइए। तो ये उसका प्रयोग यहाँ पर हमने इस क्रियाकलाप के द्वारा बता दिया। ठीक है, कि क्रियाकलाप से हमें स्पष्ट हो गया कि कोई भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी। ठीक है, तो ये तो हमने देखा था अम्ल का। अब हमें क्या देखना है, क्षारक का भी। ठीक है, तो क्षारक भी क्या करते हैं, क्षारक भी यही प्रोसेस करते हैं जिस प्रकार से हम लोग। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर आपका क्षारक प्लस धातु क्रिया होगी, यह आपका बना लवण प्लस हाइड्रोजन, यानी ये भी सेम प्रोसेस करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका भी। क्षारक ले लेते हैं NaOH, ये हमने एक क्षारक लिया, वही हमने Zn धातु ले ली। ठीक है, क्रिया हुई, क्या बन जाएगा, Zn2 सोडियम जिंकेट। ठीक है, क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट प्लस H2 हाइड्रोजन गैस निकले। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर क्षार के साथ भी क्या होता है कि क्षारक के साथ भी धातुएं अभिक्रिया करके क्या बनाती है, लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न
करती है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बन गया लवण और ये आपकी हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। इस प्रकार से हमने देखा कि अम्ल और क्षार दोनों के साथ धातुएं लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ठीक है, अब हम एक और जो ये गुणधर्म देख लिया, एक और इसके आगे दूसरा गुणधर्म देखते हैं। तो देख लिया हमने दूसरा गुणधर्म जो है वो क्या देखेंगे, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो ये जो है यहाँ पर हमारा क्या है, धातु कार्बोनेट। ठीक है, ये धातु कार्बोनेट अम्ल HCl क्या है, ये अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो धातु कार्बोनेट ने, धातु यानी सोडियम एक धातु है, तो धातु कार्बन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट ने अम्ल HCl के साथ अभिक्रिया की और क्या बनाया है, NaCl। ये क्या है, लवण। ठीक है, ये H2O जल और क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यदि कोई, इसके लिए हमने दो परख नली, ठीक है, एक परख नली ए, परख नली बी। यहाँ पर हमने क्या किया, परख नली में धातु कार्बोनेट। ठीक है, तो धातु कार्बोनेट से जब कोई अम्ल अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। उसी प्रकार ये धातु कार्बोनेट के साथ था। अब हम देखते हैं परख नली बी ली, जिसमें हमने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि क्या है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि क्या है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है। क्या है ये, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की हम अम्ल के साथ अभिक्रिया देखते हैं। तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की यदि हम अम्ल के साथ अभिक्रिया देखें तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, आप देखते हो कि ये यहाँ पर भी दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये NaCl, ये क्या है, लवण। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जिसे कहते हैं, जो हमारा साधारण नमक जो होता है हम जिसको खाते हैं। तो ये लवण बना, ये क्या बना, जल, और ये क्या बनी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या बनी, कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार हमें स्पष्ट हुआ कि कोई अम्ल धातु कार्बोनेट से तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो तीन चीजें बनाएगा। ठीक है, इस प्रकार से, जैसे इसके साथ धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा, लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आगे बात समझ में आपको, यानी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों अम्ल के साथ तीन चीजें बनाएंगे। ठीक है, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमने दूसरा गुणधर्म भी, रासायनिक गुणधर्म देख लिया अम्ल क्षार का। इस प्रकार से आज हमने दो गुणधर्म देखे। आगे के गुणधर्म और भी बचे हुए हैं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, आज हमारा पार्ट चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, पहला भाग, चैप्टर 2 का पहला भाग यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब अगले वाले भाग में अब आपको और आगे के गुणधर्म के बारे में बताएंगे। यहाँ तक आप नोट्स प्रिपेयर कर लें, इसको तैयार कर लें। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगा वो भाग 2 का मिलेगा, इस पार्ट का, इस अध्याय का। ठीक है, इस अध्याय का भाग 2 आपको हम अवेलेबल करवाएंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबाइए, बेल आइकन से आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू।